माय डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें पहले मैं जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करूँगा एंड आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चंस लाइक दिस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 34 ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, तो इनमें विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं इनको सॉल्व करूँगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। इसमें सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपने अपनी क्लास में किया होगा। एटॉमिक नंबर में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि व्हाट इज़ दिस इज़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक्चुअली अगर हम बात करेंगे एटम की, इन एन एटम दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। You can take any of these, but in an ion के अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम Na पॉजिटिव की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर 10 हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन इसमें 11 है और ये सोडियम है। और जो एटॉमिक नंबर होता है ये एक तरह से किसी भी एलिमेंट की पहचान होता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये एटॉमिक नंबर किसका है। कि अगर आपको दे दिया एटॉमिक नंबर 11 है तो आप बोल सकते हो कि ये सोडियम का है, जबकि आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वेरी करेंगे, जैसे O2 नेगेटिव। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 आ गए, लेकिन एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन का 8 है। सो दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम एक ही चीज़ मान के चलते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न कि हम एटम ले रहे हैं, आयन ले रहे हैं, कि आप हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम और इन एन आयन लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस का दैट इज आइसोटोप्स। एक तो जहाँ भी आइसो आता है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे हम आइसोथर्मल बोल देते हैं, आइसोथर्मल दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसो बार, बार का मतलब प्रेशर से होता है। तो यहाँ पे आइसोटॉप्स, आइसोटॉप का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर दैट मीन्स हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन, हम दो तरह से क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। सिंस बोथ आर क्लोरीन तो उनका एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन 18 और यहाँ पे न्यूट्रॉन 20। इसी तरह से ऑक्सीजन के हम आइसोटोप लेते हैं, जैसे O16, O17, O18। हाइड्रोजन के लेते हैं 1s2, 2s2, 3s2। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है आइसोबार। आइसोबार जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। इसका 18,
19, 20, लेकिन सबके मास नंबर जो है दैट इज 40, ये भी 40, ये भी 40. So these are isobars. Next is concept of shells and subshells. What are the shells? Shells are the path around the nucleus, certain paths, certain circular path you can say, in which electron revolves. These are also called stationary states. Energy levels. Why these are called stationary state? If any electron is revolving in this path, तो वो अपने आप दूसरे पाथ में मूव नहीं करेगा जब तक आप उसको एनर्जी नहीं देंगे. वो इसी में घूमता रहेगा. उसको इतनी एनर्जी देंगे कि यहां से यहां पहुंच जाए, तभी वो यहां से यहां पे जाएगा. फिर वो इसी में, जब तक वो रिलीज नहीं करेगा तब तक वो इसी में घूमेगा. तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स. और फर्स्ट को बोलते हैं n इक्वल टू 1, दैट इज k. n इक्वल टू 2, सेकेंड एनर्जी लेवल इज l. इसी तरह से m, इसी तरह से n. नाउ ईच हैज इट्स ओन सबशेल. सबशेल भी ऐसे होंगे जो जितना उसके नजदीक होगा न्यूक्लियस के, उसके कम सबशेल होंगे. जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे सबशेल उसके बढ़ते रहते हैं. जनरल से सेंस में आप आइडिया लगा लो अपने आप ही कि दैट मे बी कंसिडर्ड एज कि आपके पास वो एरिया उसका ज़्यादा हो गया घूमने के लिए, तो ज़्यादा सबशेल होंगे. जैसे इफ़ n इक्वल टू 1, इसका एक ही सबशेल होगा जिसको हम बोलेंगे s और उसको वैल्यू देंगे हम 0. l के लिए हम दो सबशेल लेंगे, एक s एक p. वैल्यू देंगे उसको 0 एंड 1. p को हम 1 देंगे. इसी तरह से m के लिए आपके पास 3 आ जाएंगे, s p d. 0 1 2, s p d f. 0 1 2 3. इसमें फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि इफ दैट इज l इक्वल टू 0, इसमें ऑर्बिटल्स होंगे. फर्दर ऑर्बिटल्स होंगे l इक्वल टू 0 में 1 ही ऑर्बिटल होगा. क्योंकि हम किस फार्मूले से, यहां पे हम फार्मूला भी ले सकते हैं, दैट इज 2l plus 1 से. That means if l equal to 1, number of orbitals 2 into 1 plus 1, 3 orbitals. l equal to 2 में 5 orbitals. l equal to 3 में 7 orbital. हम number of electron भी निकाल सकते हैं, total number of electrons. If this is n equal to 1, number of electrons 2n square. Number of electrons 2n square, that is 8. n equal to 3, 2n square, that is 18. n equal to 4, 32. That means 1 orbital, 2 electron. 1 and 3, l equal to, that means n equal to 2 में ऑर्बिटल्स आपके पास 2 आ गए, 0 and 1.
0 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 में 6 इलेक्ट्रॉन, that is total electron becomes 8. 0 1 2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास हो गए 18. Similarly you can find another one. So these are subshells. Each subshell has its own shape. S is also called spherical. इसकी शेप जो होगी वो spherical शेप होगी. This is a circle, but shape is not circle. This is all around the nucleus, spherical, all around the nucleus. Like a shell. Next, p orbital, p subshell. P subshell has 3 components: px, px is along x-axis, py, this is pz, z-axis along. इसमें से एक की वैल्यू आप -1 ले सकते हो, एक की 0, एक की +1, किसी की भी आप ले सकते हो, -1 0 1. इसके बाद आपके पास आता है d ऑर्बिटल, d सबशेल. d सबशेल 5 ऑर्बिटल होंगे, dxy, dyz, dzx, dx square y square, d2z square. इसकी शेप dxz, xy प्लेन में, लाइक दिस. इसको x बोल दिया, इसको y, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो तो dyz प्लेन आ जाएगा. dzx, ये x है, इसको z बोल दो तो dzx आ जाएगा. x स्क्वायर y स्क्वायर में this will along the axis, x square y square, d2z square. इसको z मान लें आप, dz square. So these are the shapes of d orbitals. इसमें आप वैल्यूज ले सकते हो किसी की भी, -2, -1, 0, 1 and 2. So this explanation is regarding subshell and shells. इसके बाद आपके पास है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. And light. You know Planck's quantum theory. मेरा पर्पस यहाँ पर है कि आपको कोई भी कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आए. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो भी एनर्जी रेडिएट होगी वो कंटिन्यूस नहीं होगी, दैट विल बी डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स का मतलब क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी. This h nu is called 1 quanta. रिलीज होगा या तो 1 क्वेंटा होगा या 2 क्वेंटा होंगे या 3 क्वेंटा होंगे. ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू 1.5, नॉट पॉसिबल. n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, कोई भी 2.3 नो. And matter
but we also represent E as mc square because light is in the form of very small tiny particles. स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होता है, दैट मीन्स उसकी जो नेचर है वो लाइट की मैटर की भी नेचर है और वेव की भी नेचर है. दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट. दैट मीन्स पार्टिकल एंड वेव. अगर पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, और अगर वेव नेचर है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम h न्यू से. बट बोथ आर द एनर्जी ऑफ द सेम लाइट पार्टिकल और सेम लाइट और सेम वेव और सेम मैटर. सो एनर्जी विल बी इक्वल. वी कैन से h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर. न्यू इज इक्वल टू c by lambda, that is mc square. So अगर हम यहां से देखें लैम्डा इज इक्वल टू h upon mc, and this is the concept of dual nature, also called de Broglie concept. If a particle is thrown with some another velocity, that is v, we may say lambda is equal to h upon mv. So this is lambda is equal to h upon mv, where lambda shows wave concept and mv shows particle concept. That is how the wave concept is related to the particle concept. Next is Heisenberg uncertainty principle. What is this? Heisenberg uncertainty. The word uncertainty shows here. That means something is uncertain. Maybe that is due to inaccuracy, inability, but here this is not due to inaccuracy or inability. It is just like कि आपके पास ये कोई एटम है, ये इसका ऑर्बिटल है. ऑर्बिटल में आपको पता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे. उस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ लाइट डालते हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, in form of energy, and as soon as that electron gets energy, it gets shifted from its place. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस पे लाइट डालें और आपको पता चल पाए कि एक्चुअल इसकी पोजीशन कहाँ पे थी, क्योंकि ये उसी टाइम यहाँ से निकल जाएगा. अगर यहाँ से ये निकल गया तो दो चीज़ें होती हैं. एक होती है उसकी पोजीशन और एक होती है उसकी वेलोसिटी. तो दो चीज़ें होती हैं. एक होती है उसकी पोजीशन, एक होती है उसकी वेलोसिटी जो जनरेट करेगी मोमेंटम. तो इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी या इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी. दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन अनसर्टेनिटी होगी उसमें h/4π से. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज. मतलब जितना ध्यान से आप डेल्टा एक्स लेने की कोशिश करोगे उतना फर्क उसकी मोमेंटम में पड़ जाएगा, या जितना मोमेंटम लेने की कोशिश करोगे एक्यूरेट उतना उसकी पोजीशन में फर्क पड़ेगा. मतलब दोनों का प्रोडक्ट की कम से कम वैल्यू तो h/4π होगी. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज.
h upon 4 pi is the minimum value of uncertainty. Now यहाँ पे कई बार डिफरेंट टर्म्स आपके पास आ जाती हैं, जैसे डेल्टा एक्स, डेल्टा वी, h upon 4 pi m. तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे विच रिलेशन इज करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पे आप डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हो. h हैज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ml2t-1, m इज m. तो इधर की भी आप डायमेंशंस निकाल लो, बस ध्यान देना यहाँ पे ग्रेटर देन साइन होना चाहिए, यहाँ पे 4 पाई होना चाहिए. दैट रिलेशन विल बी द एक्यूरेट रिलेशन. क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, क्वेश्चन में दिया है कि मोमेंटम में इतनी अनसर्टेनिटी है या मोमेंटम को इतनी एक्यूरेसी तक मेज़र किया गया है, तो डेल्टा एक्स में इनएक्यूरेसी कितनी होगी. इस तरह के क्वेश्चन आप शायद आगे क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप इनको ध्यान से देखना. नेक्स्ट आपके पास है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. What is orbital? Orbital is the region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा वहाँ पे ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसके फाइंड आउट करने की. जैसे हम थोड़ा दूर जाते हैं वैसे उसकी टेंडेंसी कम होती जाती है. आप ये नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. But in a certain area around the nucleus, the tendency or the probability of finding the electron is maximum, and that region is called orbital. इसके बाहर का जहां पे कम होगी या जहां पे बिल्कुल जीरो होगी probability, where probability of finding the electron is zero, that is called nodal plane. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1s की बात करें तो इसके अराउंड इस ऑर्बिटल के बाहर जितना भी स्पेस है उसको हम नोडल प्लेन बोल देंगे. लेकिन अगर 2s की बात करें, 2s में 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड हो गया, तो अब जो नोड होगी वो 2s के बाहर ही होगी. दैट मीन्स 1s और 2s के बीच में जो नोडल प्लेन होगा बाहर होगा, 1s और 2s के बीच में नोड होगी. दैट मीन्स इसके बीच में नोड होगी. नोडल प्लेन आउटसाइड है और नोड बीच में है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. जैसे 3s में देखेंगे 1s और 2s के बीच में एक नोड आ गई और एक नोड आ गई 2s और 3s के बीच में. तो नंबर ऑफ मेन nodes, spherical nodes you can say, that is total number of nodes here are 2. In this case there are 2. 4s में there will be 3 nodes. अगर हमारे पास है सपोज करें 2p में आपने नंबर ऑफ नोड्स बतानी है, नन, क्योंकि 2p तो शुरू ही 2p से होता है. 2p और 3p के बीच में 1, लेकिन 3s तक 2 पहले थी. दैट मीन्स यहां तक आपके पास नोड्स होगी. टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज 3. अदरवाइज अगर आपको 3p में नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स रादर, n माइनस l माइनस 1. n की वैल्यू आपके पास 3 है. p के लिए l की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1. 3p में आपके पास 1 नोड आ गई.
These are the angular nodes. These are angular nodes. इसके बाद आपके पास है क्वांटम नंबर. आपके पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं. सबसे पहले हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल. दूसरा होगा एजीमुथल. इसको हम सब्सिडियरी भी बोलते हैं या फिर एंगुलर भी बोलते हैं. थर्ड होगा आपके पास मैग्नेटिक, और यू कैन से ऑर्बिटल. ये होता है ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये शो करता है सब शेल. और इसके बाद आता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया है, KLMN स्टेशनरी स्टेट्स, मेन एनर्जी लेवल 2, 3, 4. सब शेल्स में n = 1 तो एक ही सब शेल होगा, n = 2 तो 2 सब शेल होंगे, 0 और 1 वैल्यू होगी. S और P सब शेल होंगे. 3 के लिए 3 हो जाएंगे, 0, 1, 2, SP, D, लाइक दिस. मैग्नेटिक में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज मैग्नेटिक. 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल होगा. 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल्स होंगे. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग और स्पिन एक ऐसा है ऑर्बिटल, स्पिन एक ऐसा है क्वांटम नंबर आपके पास. ड्यू टू स्पिन क्वांटम नंबर, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers, because if in this orbital one electron is there, उसका स्पिन होगा +12, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका स्पिन होगा -12. यहां तक तो क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब स्पिन आएगा, ईच विल हैव 2 different values, +12 and -12, and this is called Pauli's exclusion principle. ये इस चीज को एक्सक्लूड कर देता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर 2 क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स. इसके बाद शेप्स ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स एंड अफबा प्रिंसिपल. एक्चुअली रूल जो है वो इसका अफबा प्रिंसिपल ही है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद हम करेंगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. पहले हम अफबा प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं. अफबा प्रिंसिपल, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अफबा इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. दिस इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट दिस मीन्स बिल्डिंग अप. जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो भी एक तरह से बिल्डिंग अप हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे अरेंज करेंगे.
This is also called n plus L rule. n plus L rule that means अगर मैं यहाँ पे शुरू से कन्फिग्रेशन लिखूँ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, like this. तो इसके लिए हमको पता है s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 एंड f के लिए l की वैल्यू 3. दैट मीन्स अगर 1s 1 है जो ये n की वैल्यू है और s की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 1 प्लस 0 1. यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी n प्लस l, 3, 3, 4, 5, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 5. तो रूल क्या कहता है बिल्डिंग अप का या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का? वो कहता है कि जो नंबर छोटा है वो पहले आएगा, कि 1 में सबसे पहले भरेंगे, फिर 2 में भरेंगे, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 4 में. अगर 4 में है तो आपको देखना पड़ेगा कोई और 4 तो नहीं है, ये 4 है, उसके बाद 5 है. दैट मीन्स सिंपल सी बात ये आ गई कि 3p के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 4s में जाएंगे, 4s के बाद 3d में आएंगे, 3d के बाद 4p में जाएंगे और 4p के बाद आप फिल करोगे 5s को. जब आप 5s में भरेंगे तो सपोज करो हम सिर्फ 5s तक पहुंचते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, तब तो हम कन्फिग्रेशन लिख लेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p के बाद 4s. अब यहां पे पहले भरे थे 4s में, बाद में भरे थे 3d में, लेकिन लिखने में 3d पहले आएगा, 4s बाद में आएगा, उसके बाद 4p आएगा, 4p के बाद आएगा 5s. लेकिन अगर 5s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बच गए और 4d में आपने इलेक्ट्रॉन भरे, दैट मीन्स पहले यहाँ पे 4d आएगा, फिर 5s आएगा. अगर d और f एम्प्टी हैं तो 5s पहले लगा देंगे आप, लेकिन 4d और 4f में कोई इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों में से किसी में भी हैं, या 4d में पहले आएंगे तो 4d यहाँ पे लगाएंगे, 5s पीछे लगाएंगे. सपोज करो आपके पास मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 26, वो आपने फिल करना है. तो देखें 1s2, 2s2, 4 हो गए, 10, 12, 6, 18, 18 है, 8 और चाहिए तो पहले हमारे पास 4s2 में जाएंगे और फिर 3d 6 होगा. These are 2 plus 2 4 plus 6 10 to 12 12 6 18 18 to 20. Yes, these are 26. But if you want to configure M2 positive, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? 4s2 से जाएंगे या 6 से जाएंगे? जो हमने पहले फिलअप किया था ये उससे जाएंगे, ये यहां से निकल जाएगा, 6 आपके पास बच गया. और सपोज करो M24 होता अगर, जैसे क्रोमियम का है, तब क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2.
अब डी के अंदर आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है इस ढंग से, और ये क्योंकि इन सब की एनर्जी इक्वल होती है, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये पांचों के पांच दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट दैट मीन्स सबकी एनर्जी इक्वल है, दैट्स वाई वो एक एक हर एक में चले जाते हैं। ये लेकिन ये जब यहाँ पे डीजेनरेट में एक खाली है, यहाँ पे ऐसे नहीं रहेंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लाइक दिस 3d5 4s1. This will be 3d5 4s1 like this. इससे फर्क क्या पड़ा? एक स्टेबिलिटी में जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है एक्सचेंज एनर्जी। फिलिंग अप में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ 3 ये वेज हो गए, ये पहले इसका किया हुआ है, दैट मीन्स के पास ये 3 और 2 5, एक ये हो गया और एक इसके साथ ये छठा हो गया। यहाँ पे 6 वेज हैं टू एक्सचेंज एनर्जी, जबकि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी के 10 वेज आ रहे हैं। दैट्स वाई stability of half and completely filled orbitals is stable. Let us do questions now. Question number 1. From the following pair of ions, which one is not an isoelectronic pair? Which is not an isoelectronic pair? O2 negative, F negative. यहाँ पे ये आपके पास ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है कि Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए और Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए और दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, बिकॉज फेरस Fe and Mn are different, so they will be having different number of electrons. After removing 2 electrons they are also different. सो बाकी सारे ठीक होंगे, सिर्फ यही वाला आपका होगा जिस केस में वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज ए ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन 1757 ल्यूटेनियम रिस्पेक्टिवली आर। इसमें एटॉमिक नंबर आपको 71 दे रखा है, दैट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 71 इसमें भी है और इसमें है, क्योंकि सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन 71 है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये एटम है, आयन नहीं है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. Be2 positive is isoelectronic with which of the following ions? Be2 positive, Be2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और लिथियम में भी Li पॉजिटिव, इसमें भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -1 दैट इज 2, सो बी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 4. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें कैलकुलेट करने में। सी में 6 हैं, ऑक्सीजन में 8 हैं, CO में
14, Cn negative, again 14, NO positive, again 14, because this is 8 plus 7 15, 15 में से एक माइनस करेंगे, and C2 that is 12 plus 2 electron, again 14. This is A option. Question number 5. आप देखें कि कितने क्वेश्चंस एक तरह से रिपीट होते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफरेंट करके. द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO. CO में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर 14, और यहाँ पर Cn नेगेटिव जो हमने अभी ऊपर भी किया है, Cn नेगेटिव इज 14. अगेन ऑप्शन A इज देयर. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is not isoelectronic with O2 negative? O2 negative में 8 plus 2 इलेक्ट्रॉन that is 10. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही Tl थैलियम, इसके अंदर होते 81 minus 1 that is 80. So A option is correct. You have to check it. Thallium it is 81 or 80, but it will be different. Question number 7. A particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency of 1368. Frequency given है 1368 kilohertz into 10⁻³ इसको मैं चेंज कर लेता हूँ साथ साथ. 1.4 into 10⁻, you can say 6 hertz. ये कैलकुलेशन आपको साथ साथ अप्रोक्सीमेट इसको करना पड़ेगा. और C आपको दे दिया इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो लेमडा निकालेंगे आप C बाय न्यू से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/1.4 into 10⁻, दैट इज 8 minus 6 दैट इज 2. तो अप्रोक्सीमेटली 2 point something you can say into 10⁻². तो 200 के अराउंड आपके पास जो भी आंसर आएगा, 200 के अराउंड आपके पास 219 भी है, 219.2 भी है, यहाँ पे 0.3 है. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसमें मिसप्रिंटिंग है, ह्यूमन एरर है, वट एवर इट वाज. इतनी क्लोज ऑप्शन आपके पास वहाँ पे नहीं आ सकती. सो दिस ऑप्शन इज B और C. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया. क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? आपके पास जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर आपके पास ये कुछ सीरीज होती हैं. फर्स्ट होती है लाइमन, देन बामर, देन पास्चन, देन ब्रैकेट, देन पीफन. लाइमन जो होती है दैट इज अल्ट्रावायलेट. बामर होती है विजिबल में. ये आपके पास तीन जो होती हैं ये होती है इंफ्रारेड में. और इसके बाद एक और सीरीज होती है दैट इज कॉल्ड हम्फ्री सीरीज. इसको हम बोल देते हैं फार इंफ्रारेड में. तो बामर जो है C ऑप्शन इज देयर. क्वेश्चन नंबर 9. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है और आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है. E is equal to h nu that hc by lambda. hc की वैल्यू आप याद कर सकते हो 2 into 10⁻⁻25. मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आता है 2 into 10⁻⁻25. और नीचे लैम्डा आपको दे रखा है 45 नैनोमीटर, दैट मीन्स 4.5 into 10⁻⁸. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपको कैलकुलेशन में बताया है, पिछले उसमें भी. दिस इज़ 2, दिस इज़ 4.5. मेरे को ऊपर चाहिए
I can do like this, 200 by 45 इंटू 10⁻⁴, ऊपर मैंने 200 किया है तो ये मैं 27 लूँगा, +8 यहाँ का 45 मैंने यहाँ पे एक और इधर से लिया तो ये +9 होगा। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ये 4.5 पे ही जाएगा लगभग, या 4.4 पे जाएगा, इंटू 10⁻⁻18। तो ये ऑप्शन आपके पास आ रही है डी, दिस इज इन जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट को दे रखी है, द स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁻⁷ नैनोमीटर पर सेकेंड, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स of a quantum number of light, quantum of light with frequency 6 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेवलेंथ आपसे नैनोमीटर में पूछी है और स्पीड ऑफ लाइट भी नैनोमीटर में दी हुई है। तो हम कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू C is 3 × 10⁻17, ये नैनोमीटर में ही है तो हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दिस इज 6 × 10⁻15। तो ऊपर मैं 30 ले सकता हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, बट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए 30 लेके यहाँ पे 16 कर दिया, दिस इज 5, दैट इज 50 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। According to law of photochemical equivalence, the energy absorbed ये दिया in args per mole is given as H is equal to, अगर args more per mole that means CGS सिस्टम में, तो हमको सारी यूनिट्स ही CGS में लेनी पड़ेगी जो कि दी हुई हैं। तो हम देख लेते हैं, हमको बताना है एनर्जी E is equal to HC by लैम्डा। लैम्डा की ज़रूरत है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो नीचे लैम्डा ही लिया हुआ है। H की वैल्यू दे रखी है 6.62 10⁻⁻27 3 × 10⁻10। यहाँ पे हम जो मैंने आपको पहले बताया था कि HC को आप डायरेक्ट ले लो 2 × 10⁻25, यहाँ पे CGS सिस्टम में है और ये एंगुलर मोमेंटम है, तो हम यहीं से वही वाली वैल्यू उठा लेते हैं जो CGS में दे रखी है। ये आपके पास आ गया, इनटू आपके पास आएगा 1 मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए निकालना, ये फिगर्स आएंगी और उसके बाद नीचे आप ले सकते हो लैम्डा। अब ये 36 इंटू 3 108 तो हम इसको ले सकते हैं 110 इंटू 10⁻23 1033 -27 दैट इज 6 upon lambda, or approximately 1.1 into 10⁸ by lambda arg per mole. So this option is A. Question number 12. The energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength, that is lambda 1 and lambda 2, will be E1 E is equal to, हम लेते हैं E is equal to HC by lambda। इसका मतलब E1 upon E2 is equal to, this is inversely proportional to lambda, that is lambda 2 upon lambda 1। तो lambda 2 upon lambda 1 equal to first energy 25 upon 50, that is 1/2। तो lambda 1 is equal to 2 lambda 2। ऑप्शन आपके पास आ रही है बी। क्वेश्चन नंबर 13।
Value of Planck's constant is given to you, the velocity of light, which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency 8 into 10⁻15 per second. तो इसमें हम ले सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। यहाँ पे हमको प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दो ही टर्म से हमारा आंसर आ सकता है। जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। अदरवाइज अगर आपके कंसेप्ट थोड़े सॉलिड हैं तो आपको उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आंसर आएगा हमारे पास, ये मीटर में आएगा। इसके नैनोमीटर बनाने के लिए हमको नैनोमीटर से, यहाँ पे नैनोमीटर लिखेंगे और नीचे नैनोमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नैनोमीटर तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3/8 इंटू 10⁻⁴, ये 15 माइनस 9 आपके पास 7 आ गया, -6, हाँ सॉरी +6 और ये 2। 3/8 is equal to 0.4 something, 0.4 approximately, not something, 10⁻², that is 40 के अराउंड आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर गिवन एनर्जी E is equal to 3.03 into 10⁻⁻19 जूल corresponds to wavelength। हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू hc/E। hc जो हमने वैल्यू जो हम लेते हैं -25/E 3.03 इंटू 10⁻⁻19, इसको मैं ले सकता हूँ, ऊपर मैं 20 लूँ, नीचे 3.03 ले लें, इंटू 10⁻, ऊपर 26 हो जाएगा, +9 +19, दैट इज 7। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6.6 और 6.5 यू कैन से, इंटू 10⁻⁻7। आपने बताना है, ये पूछा है नैनोमीटर में, दैट मीन्स 650 इंटू 10⁻⁻9। जो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसके नज़दीक, वो आपका आंसर होगा। अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने का बेनिफिट लेना है, आपको अप्रॉक्सीमेशंस लगानी पड़ेंगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके आपके लिए पूरा एग्ज़ाम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। कहीं पे आपको आइडिया से भी आंसर लिखना पड़ेगा। हाँ, लॉजिक आपका सही होना चाहिए। What will be the longest wavelength line in Balmer series of spectrum? longest wavelength, जैसे इसी क्वेश्चन में है, longest wavelength का मतलब है shortest frequency। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होती है, मिनिमम एनर्जी, बिकॉज E इज इक्वल टू h न्यू। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी एनर्जी कम है, जितनी एनर्जी कम होगी दैट मीन्स उतना वो कम जंप कर रहा है, कम लेवल पे जंप कर रहा है। दिस विल बी longest wavelength, that means 546, 656, 566, 556, ये सारी की सारी ही विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम होता है आपका 3 विजिबल स्पेक्ट्रम होता है आपका 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक, और रफली हम ले लेते हैं 400 से
800 नैनोमीटर। तो ये सारी की सारी ही आपके पास उसके अंदर लाई करती हैं। तो इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है दैट इज 656, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, based on equation E equal to minus 2.178 into 10 to the minus 18 z square by n square, certain conclusions are written. Which of them is not correct? Equation can be used to calculate the change in energy when the electron changes orbit. Yes, यहाँ पे आप n की जगह जैसे 1/n स्केयर है, अगर 1 से सेकेंड में शिफ्ट कर रहा है आप कर सकते हो 1/1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर, तो आप निकाल सकते हो एक्सचेंज। फॉर n इक्वल टू 1, electron has a more negative energy than it does for n equal to 6। ये करेक्ट है कि it has more negative energy than it does for n equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest. No, not loosely bound, strongly bound. So B option is correct. The negative sign in equation simply means that energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electron were at infinite distance from the nucleus. Yes, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की वैल्यू 0 है, and it comes near the nucleus due to attraction, and attraction always leads decrease in energy. If it is 0 at infinity, zeros में डिक्रीज होगा तो नेगेटिव ही होगी। Larger the value of n, larger is the orbit radius. Yes, जो r है आपका that is proportional to r naught n square. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी रेडियस उसका बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, according to Bohr theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Least energetic, that means 1 by lambda जो हम निकालते हैं that is 1 by r 1 by n1 square minus 1 by n2 square, और एनर्जी जो हो जाएगी अगर निकालनी है that is hc by lambda, सो यहाँ पे hc भी आ जाएगा। तो जिसका ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो एनर्जी देगा, या जितना डिफरेंस कम होगा उतनी कम एनर्जी होगी। n इक्वल टू 6 से, तो अगर हम ऐसे ही देखें 6 से लेके 1 तक तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 6 से लेके 1 पे जंप कर रहा है तो एनर्जी बहुत रिलीज होगी। 5 से 4 पे सिर्फ एक ऑर्बिट जंप कर रहा है। 6 से 5 पे, 5 से 3 पे, तो आप देख सकते हैं कि किस केस में लीस्ट एनर्जी होगी। लीस्ट एनर्जी आपके पास होगी 6 से 5 में। आप इसका डिफरेंस भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन वहां पे हो सकता है इतना टाइम ना हो। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालना है आपने। दिस इज 1/25, दिस इज 1/36, यू विल बी गेटिंग 11/25 into 36। तो ऑप्शन विल बी सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 18, energy of second Bohr orbit of hydrogen atom is -328 kilojoule per mole, hence the energy of fourth orbit। E सेकेंड आपको दे रखा है E0/4, और E फोर्थ होगा आपके पास E0/16। तो आप E4 निकाल सकते हो। E4 upon E2, without knowing E0 you can find out E4,
आप इसको इससे डिवाइड करोगे, दैट मीन्स 4/16. So E4 equal to E2/4. E2 is -328 divided by 4, that is -82, जो भी यूनिट्स आपको दे रखी हैं. हमको यहाँ पे यूनिट्स के बारे में वरी नहीं करना है. अगर सारी की सारी यूनिट सेम है तो हमको बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो दिस ऑप्शन विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 19. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be, आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है और H आपको दे रखा है. तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे आप, पहले तो अगर आप E देखें, E कितना होगा, पहले तो आप E देखेंगे, E की वैल्यू क्या होगी, दैट इज E नॉट आयनाइजेशन एनर्जी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज H न्यू विल बी देयर, सो न्यू विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन H, और ये आपके पास आ गया 1/1 माइनस 1/16, दैट इज 4 स्क्वायर. तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 15/16. दैट मीन्स अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूँगा, मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 आ रहा है. 3 into 10⁻, not 3, this is approximately 0.3 into 10⁻34 minus 18, that is 16 into 15/16. तो ये जो आंसर आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट ऑप्शंस में से 3.08 into 10⁻15 आपके पास आ रहा है. That is C option is there. Question number 24. In hydrogen atom, the energy of first excited state is minus 3.4 electron volt. The energy of first excited state, अगर हम total energy ले लेंगे, that is equal to minus 3.4 electron volt. Actually जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम ले सकते हैं इस केस में E²/2R. पोटेंशियल एनर्जी इज, हमको टोटल एनर्जी भी पता होता है. टोटल एनर्जी इज माइनस E²/R potential energy is minus E²/R. तो टोटल एनर्जी आपके पास होती है माइनस E²/2R, दैट इज इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी तो माइनस में होगी, माइनस E²/2R. काइनेटिक एनर्जी इज प्लस E²/2R, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज plus 3.4 electron volt. Question number 21. Who modified Bohr's theory by introducing elliptical orbits for electron path? Sommerfeld. This is for learning. Sommerfeld modified Bohr's theory by introducing elliptical orbits for electron path. उसने कहा था कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होते हैं.
The Bohr radius for the hydrogen atom is approximately 0.530 angstrom. The radius for the first excited state n equal to 2 is. मैंने अभी पीछे आपको एक फार्मूला बताया, रेडियस इक्वल टू आर नॉट एन स्केयर. आर आपको दे रखा है 0.530 एंगस्ट्रॉम इनटू, यहाँ पे हमको एंगस्ट्रॉम में ही पूछा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, एंड दिस इज 2 स्केयर दैट इज 4. तो मेरे पास ये आ रहा है 2.12. दैट इज डी ऑप्शन इज देयर. ये भी डी ऑप्शन थी ऊपर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 23. In a Bohr model of an atom, when an electron jumps from n equal to 1 to n equal to 3, how much energy will be absorbed? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज एनर्जी है दैट इज E इज इक्वल टू E1 माइनस E3. दैट इज, अगर मैं देखूं, दिस इज 13.6 upon 1 square minus 13.6 upon 3 square electron volt. That is equal to minus 13.6 into 8 by 9. Electron volt is 1.6 into 10 raised to power minus 12 arg. माइनस 19 जूल होता है. तो यहाँ पे हमने अर्ग ले लिया क्योंकि ऑप्शंस आग में हैं. तो 15 9 द 135, वी नो दैट 1.5 into 1.6 that is 24, 2.4 into 8 something 19. तो ये आपके पास 19 के अराउंड आ रहा है into 10 raised to power minus 12 arg. और 0.19 into 10 raised to power minus 10 arg. So this is option is D. यहाँ पे आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है कि हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड. अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे जा रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा इतनी एनर्जी, और अगर वापिस आ रहा है तो इवॉल्व करेगा. तो आपका ये और क्वेश्चंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा. क्वेश्चन नंबर 24. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. The radius of lithium ion लिथियम आयन के अंदर +3 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है, तो 3 टाइम्स लेसर हो जाएगा. तो R नॉट विल बी इक्वल टू R बाय 3. 0.53 डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शन इज सी. Question number 25th. The energy of an electron in the nth Bohr orbit of hydrogen atom is. This option is, मैं काफी बार ये फार्मूला लिख चुका हूं पीछे. This is C only. Question number 26. Spectrum of helium is expected to be similar to that of lithium. हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और Li इलेक्ट्रॉन है. दैट इज बी ऑप्शन इज देयर.
Question number 28. In hydrogen atom, the de Broglie wavelength of an electron in the second orbit, Bohr orbit, is Bohr radius दे रखा है आपको, R नोट आपको दे रखा है 52.9 pm. तो आपसे सेकेंड बोर ऑर्बिट पूछा है R नोट इंटू एन स्केयर, दैट इज 52.9 इंटू 4. ये आ गया. अब आपके पास आपने निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ. हमको पता है एम बी आर, जो सेकेंड पोस्टुलेट है बोहर का, NH/2 पाए, दैट मीन्स एन बी इसमें 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. एम वी को हम यहाँ पे डी ब्रोगली कंसेप्ट लगा सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. So mv is equal to h by lambda, that means h r by lambda is equal to h upon pi. h से h कैंसिल हो गया, that is lambda is equal to r pi. r हमने निकाल लिया सेकेंड ऑर्बिट के लिए, 52.9 इंटू 4 पाई. दैट इज, ये मल्टीप्लाई करेंगे या ऑप्शन देखते हैं आप, आपके पास ये बी ऑप्शन आ रही है, दैट इज 211.6 पाई पिकोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. Associated wavelength lambda is equal to h upon mv. 6.6 into 10 raised to power minus 34 divided by m is given as 0.66 kg and this is moving with 100 meter per second. तो ये आपके पास 10 आ जाएगा into 10 raised to power minus 36. So option will be C, that is 1 into 10 raised to power minus 35 meter. Question number 30th. If uncertainty in position and momentum are equal, that means delta x equal to delta p, uncertainty in velocity is. That means we know that according to uncertainty principle, this is h upon 4 pi. और यहाँ पे दिया है कि दिस इज इक्वल टू मोमेंटम, दैट मीन्स डेल्टा पी स्क्वेयर h upon 4 pi. आपसे पूछा है इन वेलोसिटी, दैट मीन्स डेल्टा v स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 4 pi m स्क्वेयर. दैट मीन्स डेल्टा v में जो अनसर्टेनिटी होगी दैट विल बी 1 by 2m root h upon pi. So this will be option C. Question number 31. The measurement of the electron position is associated with an uncertainty in momentum which is equal to delta p. आपको दे रखा है इतना. The uncertainty in electron velocity is mass of electron आपको दे रखा है. अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, डेल्टा पी आपको दे रखा है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 28 ग्राम. तो V में आप अनसर्टेनिटी निकाल सकते हो, डेल्टा पी बाई एम, that is 10 raised to power minus 18 upon 9 into 10 raised to power minus 28, that is 1 by 9 into 10 raised to power 10. So this will be option C. C option will be there. यहाँ पे आपके पास approximately 0.1 आएगा into 10 raised to power 10, तो 10 raised to power 9 आएगा. 31st is C.
Question number 32. Mass of electron is given, Planck's constant given. You have to find uncertainty in measurement of velocity within a distance of position का भी आपको दे रखा है. We know that delta x into m into delta v greater than equal to h upon 4 pi. तो आपने अगर निकालना है इसमें वेलोसिटी में, दैट मीन्स डेल्टा v greater than equal to h upon 4 pi m into delta x. So that will be 6.6 into 10 raised to power minus 34. That is 7. मैंने 22 का लिया है, 22/7. m की वैल्यू आपके पास 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31. और वेलोसिटी जो पोजीशन है जो यहाँ पे लेनी है -1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 raised to power minus 11. अब आपने इसकी जो नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं 4 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10 raised to power, दिस इज -3 प्लस 11, दैट इज 8 आपके पास ऊपर आ रहा है. तो ये आप सॉल्व कर लोगे, दिस विल बी 0.3. अब आपके पास आ गया 2.1, ऊपर आ गया, नीचे 36 इंटू 10 raised to power 8. यहाँ पे 2 1 10 आप कर दोगे तो आपके पास ये +2 आ गया. 36 6 और 7 अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 raised to power 10, जो भी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 32. मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, h दे रखा है आपको. द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ, m दे रखा है आपको. तो आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है पोजीशन इन वेलोसिटी, दैट मीन्स डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v greater than equal to h upon 4 pi. That means delta v is greater than equal to h upon 4 pi m into delta x. h is 6.6 into 10 raised to power minus 34 upon 4. पाई को आप 3.1421 ले सकते हो. m आपको गिवन है 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31 और ये है 0.1 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 10 raised to power minus 11 you may take. So you are getting here 6.6 by 4 into 3.1 into 9.1 into 10 raised to power, this is +8. This is 2.2, you can say 0.5, that is 0.05 something into 10 raised to power 8. So you are getting approximately 5 point something into 10 raised to power 6. B option is there. Question number 33. Uncertainty in momentum of an electron is this. The uncertainty in position will be, बड़ा सिंपल सा है, डेल्टा P इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. आपको एक ही अनसर्टेनिटी दे रखी है, एक की निकालनी है. आपको डेल्टा x निकालना है 6.6 इंटू 10 raised to power minus 34 upon 4 into 3.142 into 10 raised to power minus 5. So we may calculate it like this, approximately 2.2. This is 4, that is 0.55. So 0.55 into 10 raised to power minus 29 or 5.5
इंटू 10⁻⁻30। एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ रही है, दैट इज 5.27। दिस इज वेरी नियरेस्ट टू ए, यू कैन फाइंड आउट। ये जो डिफरेंस आया 0.55 का, क्योंकि यहाँ पर ये 3.1 नहीं, ये होता है 3.142। तो naturally if this becomes larger, this will be smaller, so our answer will be 5.28 into 10⁻⁻30 only. Question number 34. De Broglie wavelength of a particle with mass 1 gram and velocity 100 meter per second. This is very simple, h upon m. 6.6 into 10⁻⁻34. मास आपके पास है 1 ग्राम, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम इंटू 100 10⁻⁻1। ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, -33। 6.6 into 10⁻⁻33, C option will be there. Question number 35. The position of both electron and helium atom is known within 1 nanometer. Further, the momentum of the electron is known within 5 into 10⁻26 kilogram per second. The minimum uncertainty in the measurement of the momentum of the helium atom will be same. सारा डाटा सेम है और हम इसमें ये इलेक्ट्रॉन एंड ए हीलियम एटम, इसमें हम पार्टिकल की बात करेंगे, सो दिस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो 35 का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। Uncertainty in position of an electron moving with a velocity of 3 into 10⁻⁴ meter per second, accurate up to 0.001% will be in uncertainty expression use h by 4 pi where h equal to this thing। यहाँ पे इन्होंने CGS सिस्टम में पूछा है, तो हम ले सकते हैं अनसर्टेन पोजीशन बताना है, डेल्टा x is greater than equal to h upon 4 pi into delta p और m into delta v, that is h upon 6.6 into 10⁻⁻27, 4 into 3.1। मैं अगेन अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ। m की वैल्यू मेरे पास है, वेलोसिटी m इज 9.1 into 10⁻⁻28 और फैक्टर इसमें आएंगे, वेलोसिटी का आएगा 3 into 10⁻⁴ एंड मेजरमेंट इज एक्यूरेट अप टू 0.001, दैट इज 10⁻⁻5, क्योंकि परसेंट भी है, 2 zeros उसके आएंगे, तो यहाँ पे 0.00001। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे आपके पास ये, अगेन मैं इसको अप्रॉक्सीमेट 2 से काटूंगा तो मेरे पास न्यूमरेटर में 2 आ गया और नीचे आपके पास आ गया 4 9 3 4 3 12 12 908। मैं इसको 110 ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा कम लिया था, इंटू 10⁻⁻27, ये ऊपर जाके +1 होगा, +1 +5 6 and 2। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली आपके पास, ये इससे कैंसिल होकर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 के अराउंड आएगा। तो 2 के अराउंड आपके पास एक ही ऑप्शन है, सी की 1.93 सेंटीमीटर। जो मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ ये मैं आपको एग्जैक्ट पेपर करने का ढंग बता रहा हूँ, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और एक्यूरेसी के साथ। Which of the following statements do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Energy of electron in the orbits are quantized. It is very much true in that. Electron in the orbit nearest to the nucleus has the lowest energy.
ये भी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द, ये भी ठीक है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड समवेयर, ये बोहर मॉडल नहीं है, दिस इज हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So this is D option is there. Next question, question number 38. 4D, 5P, 5F, 6P orbitals are arranged in the order of decreasing energy. ये आपके पास orbitals हैं 4D, 5P, 5F, 6P। आपको पता है S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, N की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। आपने इसमें ऐड करके बताना है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है आपके पास, और 6P ये 7 है। देन में सबसे पहले कौन सा आएगा? जैसे आपने ये रखे हुए हैं ये इसी तरह से आएंगे। यहाँ पे ये डिफ़र कर जाएगा। सबसे पहले 4D आएगा, फिर 5P में जाएगा, फिर 6P, फिर आपके पास आएगा 5F। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनती है आप देखें 4D। डिक्रीजिंग एनर्जी में ये उल्टा हो जाएगा, 5F, 6P, 5P, 4D। ये आपके पास 5F, this is B option is there. Orbitals having 3 angular nodes and 3 total nodes. ये मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था। 3 एंगुलर नोड्स, अगर 3 एंगुलर नोड्स हैं, 3 एंगुलर नोड्स के लिए आपके पास F होना चाहिए, एंड 3 टोटल नोड्स के लिए अगर 3 टोटल नोड हैं, 3 टोटल नोड्स के लिए टोटल नोड्स होती हैं n-1। अगर n-1 इक्वल टू 3 है, n की वैल्यू 4 होगी, तो ऑर्बिटल विल बी 4F। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट? यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो फिगर दे रखी है इसमें ही दे रखा है ये कि ये अपोजिट स्पिन नहीं आना चाहिए, बिकॉज दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल दैट मीन्स हैविंग द सेम एनर्जी। सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो सेम काइंड से ही बिहेव करेंगे। सो दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 41। Which one is the wrong statement? The uncertainty principle is delta E into delta T greater than equal to h upon 4 pi. ये ठीक है। डेल्टा E मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में बताया था, ये एंगुलर मोमेंटम है और एनर्जी इनटू टाइम भी एंगुलर मोमेंटम होता है, इसलिए डायमेंशनली दिस इज करेक्ट। हाफ filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. ये भी मैंने आपको बताया था पीछे explanation में। The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom. ये गलत है। 2s की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी than 2p orbital. डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, ये ठीक है आपका। सो दिस ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, लेकिन इसने पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रॉन होकर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 43।
Which of the following pair of d orbitals will have electron density along axis? Along axis आपके पास आते हैं ये dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों के दोनों एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। इनमें से फर्स्ट में अगर हम बात करें एक्स जेड की, ये प्लेनर है, ये दोनों प्लेनर हैं, यहाँ पे ये वाला प्लेनर है, यहाँ पे दोनों एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 44, द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये भी हमने इसमें क्वांटम नंबर में किया था। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, अगर ये सेम ऑर्बिटल है तो इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी। दैट इज बी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टिटेनियम। अब यहाँ पे भी आपके पास हैं 4s 3s 3p 3d। सबसे पहले आपके पास आएगा 3s 3p 4s 3d। आप देख सकते हैं कौन सा, दैट इज सी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव Z इक्वल टू 26, ये हमने पीछे किया था। इसकी लास्ट की कन्फिगरेशन आती है हमारे पास 3d6 और 4s 0 हो जाएंगे। डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, ए ऑप्शन में भी आपके पास अगर Fe के अंदर आप डी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसकी कन्फिगरेशन होगी 3d6 4s2, दैट मीन्स यहाँ पे डी के अंदर 6 ही। नेक्स्ट है पी इलेक्ट्रॉन इन नियोन, यस नियोन के 10 हैं तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ भी 6 होंगे। एस इलेक्ट्रॉन इन Mg, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 2 6। p electron in, only option will be D. Question number 47, angular momentum of electron in d orbital is, angular momentum का फार्मूला आपके पास होता है इसके अंदर L into L plus 1 into H, that is equal to, इन डी ऑर्बिटल, डी के लिए एल की वैल्यू आपके पास आती है 2 इंटू 2 प्लस 1। ये जो हम एच के ऊपर इसको क्रॉस करते हैं, इसका मतलब होता है h/2 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा √6h। 47, दैट इज सी आंसर इज देयर। क्वेश्चन नंबर 48, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum number? n equal to 3, l equal to 1, ml equal to 0, l equal to 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 वैल्यू आनी थी, -1 0 1, इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू ली गई है, दैट मीन्स ओनली 1 ऑर्बिटल इज देयर, दैट इज ए ऑप्शन इज देयर। Question number 49, what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? n equal to 3, l equal to 1 and m equal to -1। सेम ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 58, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ GD एटॉमिक नंबर 64 इज, यहाँ पे आपको ऑर्बिटल दे रखे हैं 4f 5d 6s। 4f, f के लिए l की वैल्यू 3 है, दैट इज 7, दैट इज 6, ये भी आपके पास 6 है। दैट मीन्स सबसे पहले
हाँ, इसमें जाएंगे आपके पास 1, 5D 1 करेंगे, 6S2, फिर जितने बच जाएंगे वो इसमें जाएंगे, दैट इज़ 7। तो 4F7 यही आपके पास राइट ऑप्शन होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 51, maximum number of electrons in a subshell with L equal to 3 and N equal to 4. If N equal to 4, L equal to 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? L इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया कि M आपके पास आ गया -3 से लेके +3 तक, दैट मीन्स 2L + 1, 7 ऑर्बिटल्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास 7 × 2 14। ए ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 52, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकालना है रुबीडियम के लिए। तो हम कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, हाँ पहले 4s2 आ जाएगा, 3d10, फिर आ जाएगा आपके पास 4p6, इसके बाद आएगा 5s। तो ये आपके पास लास्ट का इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज़ 5s1। इसके अंदर n की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 0 है, तो M की वैल्यू भी 0 होगी और MS की वैल्यू होगी +½ सी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 53, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, p इलेक्ट्रॉन के लिए होता है L इक्वल टू 1। सो एंगुलर मोमेंटम अगर मेरे को निकालनी है √L × L + 1, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर इसको h/2π भी लिख सकता हूँ, जैसा यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है। तो यहाँ पे 1 × 1 + 1 दैट इज़ 2 h/2π। तो √2 ये, दैट मीन्स h/√2π will be the answer, that is A option will be there. Total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom. Fourth that means n equal to 4। अगर number of electrons हमने निकालने होते हैं तो हम लेते हैं 2n²। अगर number of orbitals निकालने होते हैं तो हम लेते हैं just n², that is 16। B is the right option. Question number 55th. If n equal to 6, correct sequence of filling the electron will be 6s, और you can say 6s। 6s के बाद आपके पास आएगा 4f, 4f के बाद आपके पास आएगा 5d, और 5d के बाद आपके पास आएगा 6p। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके हिसाब से आपके पास दिस A forms the correct form. Option is A. Question number 56. Maximum number of electron in a subshell of an atom is determined by the following. Maximum number of subshell, electrons in subshell. हमने ऑर्बिटल्स की बात की तो वो थे 2L + 1, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स 2 × 2L + 1, so 4L + 2. So this is regarding orbitals, number of orbitals.
and this is regarding number of electrons. Question number 57. Which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom? N equal to 5, 3, 0 plus half. 3, 2, minus 3 not possible. L, n equal to 3, L equal to 2, minus 2, minus half. Possible. N equal to 4, 0, 0 possible. Answer is B, not possible. First is also possible. Question number 58. Consider the following set of quantum numbers. Which one of the following set of quantum number is not possible? देखते हैं ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि L की वैल्यू हमेशा N से कम ही होती है, इक्वल नहीं हो सकती। ये भी पॉसिबल है 1, 0, -1। अगर ये 0 है तो यहाँ पे -1 नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 है, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन इज देयर। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है क्वांटम नंबर में, वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, दैट इज डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 60th। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +2। अगर n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 2 और m भी आपके पास +2 ही है, that means only one orbital is there. That option A is there. Question number 61. For which of the following set of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy? Highest energy, that means n plus l rule. Possible होना चाहिए, set of quantum numbers should be possible and n plus l should be maximum. First is possible, second is possible, third is possible, fourth D is also possible. So energy 4 plus 2 6. So naturally B option will be there. Question number 62. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज। कैल्शियम के अंदर होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स सर, एंड आर्गन इज 18, तो ऑप्शन इज बी 62nd। क्वेश्चन नंबर 63rd। In a given atom, no electrons can have the same values of all the 4 quantum numbers. This is called D, Pauli's exclusion principle. Question number 64. For azimuthal quantum number equal to 3, the maximum number of electron, मैंने भी आपको बताया 4l plus 2, 4 into 3 plus 2, that is 14. D option is there. Question number 65. The order of filling of electron in the orbital of an atom will be 3d के बाद 4s आएगा, not 4s के बाद 3d, yes, this is correct. Option is B. आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 29। इसमें खास बात होती है कि लास्ट वाला जो होता है, जैसे ये था आपके पास 4s2 3d9, लेकिन भरने के बाद हम इसको लिखते हैं 3d9
4s2. बट व्हाट हैपन्स, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्शली फिल्ड और फिल्ड लाइक दिस 3d9. सो हमको इसको फुली फिल्ड करना है टू गेट द मोर स्टेबिलिटी 310 4s1. तो दिस ऑप्शन विल बी B only. 67th. Total number of electrons that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1. अगर azimuthal quantum number 1 है, that means 1 के अगेंस्ट आपके पास 4l plus 2, 4 into 1 plus 2, that is 6. C option is there. Question number 68. An ion has 18 electrons in the outermost shell. It is copper. Cu positive. निकाल के देख लेते हैं. This is 28. 28 that means 2, 8, 18. Yes, this is true. 69. Number of unpaired electrons in N2 positive. N के अंदर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 2. N के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे. 1s2, 2s2, 2p3. But if N2 positive 2 electrons are withdrawn, that means these will come out, so unpaired electron will be 1 only. Option is C. Question number 70th. Maximum number of electrons in a subshell is given by the expression. ये मैंने आपको पहले बता दिया. This is 4l plus 2. Number of spherical nodes in 3p orbital are 3p के अंदर, that means 2p से स्टार्ट होता है. 2p से 3p के बीच में आपके पास एक ही नोड आएगी. So this will be A only. So friends, this is all about structure of atom. So I think this will be beneficial for you for the coming exam. आप इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करना. सिर्फ देखने से नहीं होता जब तक आप अपने हाथ से इसको नहीं करोगे. So thanks a lot and wait for the next lecture. Thank you.